हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से बेसिक देखिए क्वेश्चन क्या आता है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज सेट 36 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहाँ पे लेंस, दोनों लेंस के बीच का जो लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि दोनों 36 सेंटीमीटर अपार्ट है। एंड हैज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 8। तो चलिए, अभी मैग्नीफाइंग पावर 8 दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो कुछ नहीं भाई, फॉर्मूला पे रख देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि लेंथ क्या होता है तो सब जानता है यार 36 सेंटीमीटर, और लेंथ होता है FO प्लस FE। बताए थे ना लास्ट क्लास में, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप था दोनों लेंस के बीच का दूरी FO प्लस FE 36 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा चीज क्या दिया हुआ है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है जो कि था FO बाई FE वो 8 दिया हुआ है, इस सेकेंड इक्वेशन। तो अब कॉमन सेंस से यहां से हम लोग देखेंगे तो FO को लिख सकते हैं 8FE। ठीक है, FO को 8FE, इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन 1। तो FO के जगह पे रख देंगे 8FE, और ये आपका FE अपने जगह पे है, और ये 36 तो 9FE। तो 9FE, 9 नीचे गया 4, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गया आईपीस का फोकल लेंथ। अब इसको अगर हम लोग रख दें 4 तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 2। समझ में आ रहा होगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग आईपीस का फोकल लेंथ इसमें रख दें 4 तो 4 इधर जाएगा तो 32। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें फर्स्ट में तो हम लोग का पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग का आईपीस का फोकस लेंथ 36 माइनस 4 मतलब कि आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आईपीस हो गया 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव हो गया 32 सेंटीमीटर। चलिए FO, तो FE 4 आया, 4 इधर गया तो FO आ गया 32 सेंटीमीटर, मतलब जस्ट पुट करना था। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अब ये बोर्ड पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए। इस पैटर्न पे अब जो बताने जा रहे हैं, इस पैटर्न पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। इस पैटर्न को समझिएगा, आपको कुछ लेंस दे देगा और बोलेगा सेलेक्ट कीजिए। चलो इसको वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, इसे भी समझ गए, खुद से भी बना सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पैटर्न है, देखो 3 कॉन्वेक्स लेंस तुमको दिया हुआ है और सबका पावर दिया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन है, you are given 3 convex lenses। तुमको 3 कॉन्वेक्स लेंस दिया गया, देखो कैसा। You are given 3 convex lens having power। पहला लेंस जो दिया गया है P1 हैविंग पावर P1, पहला दिया गया 2 डायोप्टर, दूसरा दिया गया 6 डायोप्टर, और तीसरा दिया गया 12 डायोप्टर। अब बोल रहा है विच ऑफ 2 विल यू सेलेक्ट, तुम सेलेक्ट करोगे फॉर मेकिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो यहाँ पे 2 चीज बताना है, बात को समझना। 3 लेंस तुमको दिया गया है, एक का पावर है 2 डायोप्टर, दूसरे का पावर है 6 डायोप्टर, और तीसरे का पावर है 12 डायोप्टर, 12 डायोप्टर। इसमें से कोई 2 तुमको चुनना है, ठीक है, और बताना है कि कौन ऑब्जेक्टिव होगा और कौन आईपीस होगा। पहले तो कौन तीनों में से 2 चुनोगे अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है तब। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, अभी तो 3 दिया है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, सबका 6 लेंस का पावर दे देगा, 5 लेंस का पावर दे देगा। अब बोलेगा 2 को सेलेक्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का।
तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सोचो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता था और आईपीएस लेंस बड़ा होता था। तो ये एफओ और ये एफई। तो अब सब कोई जानता है कि जो एफओ होता है लेस देन होता है एफई, मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बड़ा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। पहला बात, अब सब जानता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर। रेसिप्रोकल लेंथ क्या होता है? पावर। तो अगर हम पावर के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रेटर देन पावर ऑफ आईपीस, क्योंकि पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम है तो इसका पावर ज्यादा होगा। इसको अभी दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको दिमाग में एकदम रखो। अब हम तुमको पढ़ाए थे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तुम देख लेना एलडी लास्ट क्लास में। एफओएफई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो ये फॉर्मूला बताए थे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अब यहां से तुम ध्यान से देखोगे, तो हम यहां से लिख सकते हैं m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफओएफई। अगर एल और डी को कांस्टेंट मान लिया जाए तो लिख सकते हैं, और यहां से लिख सकते हैं कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो हो गया 1/एफओएफई। अब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है पावर, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं पीओपी। इसका मतलब कि हम लोग वो दो लेंस चुनेंगे, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट आ गया। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? चाहते हो कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा से ज्यादा मिले। काहे के लिए बनाए हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बनाए हो? सूक्ष्म चीज, छोटे चीज, माइक्रोस्कोपिक चीज को बड़ा करके देखने के लिए। क्या उद्देश्य है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने का? छोटा चीज को बड़ा करके देखना है। तो क्या चाहते हो तुम? कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा से ज्यादा रहे, ये चीज तुमको चाहिए ज्यादा। तो ये चीज तुमको अगर ज्यादा चाहिए तो तुम वो दो नंबर उठाओगे जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, ताकि प्रोडक्ट बड़ा आ सके, और प्रोडक्ट बड़ा आएगा तो मैग्नीफाइंग पावर बड़ा आएगा। इसको सोचो, ये फर्स्ट हो गया एक तरह से और ये सेकंड हो गया एक तरह से। अब बताओ इन तीनों में 2, 6, 12 में सबसे बड़ा दो नंबर कौन है? 12 और 6। 2 को नहीं उठाएंगे क्योंकि हम लोग वैसा बहुत सारा नंबर दे देगा। सबसे बड़ा वाला दोनों नंबर उठाओ। तो यहां सबसे बड़ा 12 है और उससे थोड़ा सा छोटा 6 है। क्यों? ताकि प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आएगा। तो सबसे बड़ा वाला दोनों नंबर उठा लिए। अब बात है कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा, अब 6 और 12 में 12 सबसे बड़ा है, वही ऑब्जेक्टिव होगा, और 6 वाला क्या हो जाएगा? आईपीस। तो पहले इससे सोचे फिर इससे सोचे। तो यहां पे हेंस ध्यान देना P3 बराबर 12 डायोप्टर, जो कि सबसे बड़ा है, इज सिलेक्टेड एज ऑब्जेक्टिव। उसको हम ऑब्जेक्टिव की तरह सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा पावर का है। और P2 बराबर 6 डायोप्टर इज सिलेक्टेड एज, बोलो क्या? आईपीस, एज आईपीस। अब सोचो तुमको बहुत सारा दे देगा, वैसे दे देगा, मान लो 2 दे देगा, 2 डायोप्टर, 6 डायोप्टर, 12 डायोप्टर, चलिए 15 डायोप्टर, मान लीजिए 4 दे देगा बोर्ड एग्जाम में, P1, P2, P3, P4। अब बोलेगा कोई 2 को चुनो। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है तो सबसे पहले तुम 12 डायोप्टर चुन लोगे और 15 डायोप्टर, सबसे बड़ा वाला दोनों नंबर, ताकि प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आएगा। अब उसमें भी जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद वाला हो जाएगा आईपीस। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पैटर्न है कि तुमको लेंस दे देगा, उसका पावर दे देगा, बोलेगा सेलेक्ट करो। अब तुम लोग एक बताना टेलीस्कोप के लिए, चलो नोट करो पहले इसको। चलिए ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, थर्ड क्वेश्चन आज का। चलिए अब फिर से क्वेश्चन अब चेंज कर रहे हैं। अब यू आर गिवन 3 कॉन्वेक्स लेंस, 20 डायोप्टर, 15 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। चलिए 20 डायोप्टर, 15 डायोप्टर, 5 डायोप्टर का 3 कॉन्वेक्स लेंस तुमको दिया गया है। विच ऑफ टू यू विल सेलेक्ट फॉर मेकिंग अप टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल 15 लिखा हुआ है, 15, 20, 15, 5। अब एस्ट्रोनॉमिकल
टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब बताओ कैसे सोचोगे? अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है बाबू, वो हो गया खत्म, अब टेलीस्कोप बोल रहा है। तो अब नया सिरे से दोबारा सोचो, नया सिरे से दोबारा सोचो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कैसे सोचना है मैंने तुमको सिखा दिया। अब नया सिरे से दोबारा सोचो और बताओ कौन दो गो, इन तीनों में कौन दो यूज करोगे तुम? टेलीस्कोप अगर बताना है, ये और आसान है, टेलीस्कोप वाला तो एक ही लाइन में हो जाएगा। देखो टेलीस्कोप वाला तो एक ही लाइन में हो जाएगा। आओ, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या पढ़ाए थे? FO/FE। अब पावर के टर्म में इसको लिखेंगे, अगर पावर के टर्म में तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, तो E ऊपर जाएगा तो P हो जाएगा और E नीचे P हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर। ठीक है, तो क्या किए समझ गए? अरे भाई नहीं समझे, जैसे इसको लिख दिए 1/PO और इसको लिख दिए 1/P और यही अरेंज कर दिए तो P/PO नहीं हो गया? ऐसे भी तुम समझते हो कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव ही बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होता है आईपीस से। अब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, तो पीओ लेस हो गया। बताओ क्या चीज है? पी से। तो यहाँ दोनों में तो सेम आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है दोस्त, अब यहाँ डिवाइड है। क्या चाहते हो तुम? तुम चाहते हो कि मैग्नीफाइंग पावर बड़ा से बड़ा मिले, यही ना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैग्नीफाइंग पावर बड़ा से बड़ा मिले। अब बताओ डिवाइड है, अब इनटू नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इनटू था, अब इसमें डिवाइड है, PE/PO आ गया। तो अब हम लोग चाहते हैं कि न्यूमरेटर में सबसे बड़ा वाला नंबर लें और डिनोमिनेटर में सबसे छोटा वाला, ताकि जो फ्रैक्शन सॉल्व होके आए सबसे ज्यादा है। M हम लोग को चाहिए सबसे ज्यादा। तो डिवाइड में सबसे ज्यादा कब आएगा? जब न्यूमरेटर सबसे बड़ा नंबर ले ले। यहां सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20, 15 और 5 में 20। और सबसे छोटा कौन है? P3, 5 डायोप्टर। तो यहां पे देखो, हेंस इससे हम लोग सोच लिए, क्या सोच लिए कि P1 बराबर 20 डायोप्टर, जो सबसे बड़ा है वही आईपीस होगा, इज सेलेक्टेड एज आईपीस। समझ में? इधर तो सोचने का जरूरत नहीं था, इसे भी आईपीस सबसे बड़ा वाला। और इस बार क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो यहां पे अब हम लोग का हो गया, बोलो क्या? सबसे छोटा वाला कौन है? P3, 5 डायोप्टर, सबसे छोटा इज सेलेक्टेड एज ऑब्जेक्टिव। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मान लो बहुत सारा लेंस दे दिया, ऐसे दे दिया 2 डायोप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही 2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, 10 डायोप्टर, 20 डायोप्टर। तो बोलो अब टेलीस्कोप बनाना है तो सबसे बड़ा को चुनो न्यूमरेटर में और सबसे छोटा को चुनो डिनोमिनेटर में, ताकि मैग्नीफाइंग पावर सबसे ज्यादा है टेलीस्कोप में। डिवाइड के फॉर्म में ना पावर है। अब माइक्रोस्कोप में उल्टा था, वहां मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो वहां दोनों सबसे बड़ा चुनते थे, ये दोनों चुनना होता। अगर माइक्रोस्कोप चुनते तो ये दोनों, और टेलीस्कोप में ये दोनों। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता तो ये दोनों चुनते, और टेलीस्कोप में सबसे बड़ा और सबसे छोटा चुनेंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा क्यों? कारण भी हम बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, मैथ का कारण है भाई। तो यहाँ पे ई हो गया तुम्हारा 20 डायोप्टर आईपीस और 2 डायोप्टर हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे ये पैटर्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का। हमेशा इससे सवाल प्रॉब्लम पूछते रहता है। चलो नोट करो, चलो वीडियो पॉज करो, इसको पहले नोट करो। देखो अब एक क्वेश्चन और है, एक है एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लिए। क्वेश्चन है एक और, इस सिर्फ हम लोग का डायग्राम है इस सिलेबस में। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कैसीग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसीग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को ड्रॉ कीजिए। इसका डायग्राम है सिर्फ सिलेबस में और इसका एडवांटेज है, राइट द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो भाई एडवांटेज लिखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप समझाते हैं। चलो ये हो गया होगा। चलो पहले क्वेश्चन को लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो। देखिए अब इसका क्या है भाई, कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सुनो ध्यान से, अब जो मॉडर्न टेलीस्कोप है ना वो लेंस से अब नहीं बनाया जाता है। जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें दो लेंस यूज किया गया था, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, यही ना था, दो लेंस यूज किए थे। मॉडर्न टेलीस्कोप अब मिरर से बनता है। सुनो ध्यान से, मिरर, अब मिरर इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न टेलीस्कोप को बनाने में। तो कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में दो मिरर होता है। उसमें क्या होता है, डायग्राम है सिलेबस में, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और ट्यूब के एक एंड पे पैराबोलिक कनकेव मिरर लगा दिया गया और बीच में होल है। एनसीईआरटी के लास्ट पेज में देखना। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो, क्या है कि भाई एक ऐसे हॉलो ट्यूब है, सिलेंड्रिकल है, मन में सोचो, ट्यूब है, ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये ट्यूब का अंदर का पोर्शन है, ये सरफेस है जो अभी हम बना रहे हैं, ट्यूब का सरफेस, मन में सोचो 3D में ट्यूब का सरफेस ये बना है और ये अंदर का पोर्शन है, हॉलो ट्यूब है। और यहां पे इस हॉलो ट्यूब में एक कनकेव मिरर को फिट कर दिया गया है ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे ऐसे और बीच में इसमें होल है, होल। अब यहां पे देखो ये कनकेव मिरर है और यहां पे अभी बताएंगे इसमें होल है और बीच में एक लेंस आईपीस जाता है। ये मिरर है, यहां पेंट करो, मिरर है, मिरर, कनकेव मिरर है ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कनकेव मिरर, जो कि ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव। यहां पे तुम आई अपना रखोगे, ये आई पीस है, आई पीस, अभी सुनते रहना, आई पीस। अब यहां पे एक सेकेंडरी मिरर भी है, कन्वेक्स मिरर। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है, यहां पे अंदर फिक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, लिख लेना अच्छा से, कॉन्वेक्स मिरर। अब जब इसको हम लोग चांद के तरफ करते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो पैरेलल रे मान लो चांद से आ रहा है, ये देखो पैरेलल रे आया, एरो दे देते हैं, पैरेलल रे आया। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ डायग्राम है, इसका वर्किंग नहीं है, इसलिए वर्किंग नहीं पढ़ाएंगे, कोई जरूरत नहीं है वर्किंग का। अब पैरेलल रे आया और कनकेव मिरर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा फोकस पे, पैरेलल रे को कन्वर्ज करेगा फोकस पे। तो ये जैसे ही कन्वर्ज करेगा फोकस पे, जैसे ही कन्वर्ज करेगा फोकस पे, लेकिन बीच में आ गया सेकेंडरी मिरर जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, सेकेंडरी मिरर जो कि कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये नहीं होता तब तो ये ऐसे आता, ऐसे आता और फोकस पे, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे आके कन्वर्ज कर जाता। लेकिन क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे कॉन्केव मिरर से, अब फिर से रिफ्लेक्शन होगा और रे अंदर चला जाएगा इसमें ऐसे। और इसके अंदर भी कोई लेंस होता है, लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, फिर उससे इमेज का तो हम लोग के आंख को दिखता है। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को तुम लोग एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, डायग्राम को और पढ़ सकते हो, सिलेबस में इसका डायग्राम है। इसी को बोलते हैं कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें दो लेंस नहीं है, दो मिरर है, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। इतना जानना था। अब हम लोग को खाली एडवांटेज जानना है कि क्यों अब लेंस के जगह पे मिरर इस्तेमाल होता है। देखो लेंस का जब यूज करते हैं तो सबसे पहले तुमको शायद हम बताए हो कि जो ऑब्जेक्टिव था, लेंस के केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, 10 मीटर 5 मीटर उसका डायमीटर। अब सोचो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेना पड़ता है, तो ये पोर्टेबल नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह तुम आसानी से नहीं ले जा सकते हो। टेलीस्कोप जो अच्छा टेलीस्कोप होता है चांद तारा देखने के लिए स्पेस स्टेशन में, उसको बहुत बड़ा होता पड़ता है साइज में। एक बार फिक्स हो गया तो दूसरे जगह आसानी से नहीं जा पाएगा, वो एकदम छत उत पे फिक्स हो गया तो फिर। लेकिन ये जो टेलीस्कोप है पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। तो क्या एडवांटेज है? द एडवांटेजेस
ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर, पहला, ठीक है, इट रिक्वायर लेस मैकेनिकल सपोर्ट एंड कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड। तो उसको रखने के लिए लेस मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, जबकि लेंस वाला को रखने के लिए बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। जरा सा इन्हें हुआ, टूट टाट गया लेंस, खत्म, क्योंकि बड़ा लेंस यूज होता है। दूसरा, इसमें इट हैज नो क्रोमैटिक एब्रेशन, और तीसरा, इट हैज नो स्फेरिकल एब्रेशन। अब देखिए, सबसे पहले यहां एब्रेशन का मतलब है डिफेक्ट। ये जो एब्रेशन लिख रहे हैं इसका मतलब ही है डिफेक्ट। अब डिफेक्ट दो तरह का आ सकता है, एक कलर में, तो कलर से रिलेटेड अभी बताएंगे, समझाएंगे। जो डिफेक्ट होगा इमेज में, जो इमेज हम लोग को दिख रहा है उसमें कलर से रिलेटेड होगा तो क्रोमैटिक डिफेक्ट बोलते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन। और शेप से रिलेटेड होगा तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन माने डिफेक्ट, खामी। अब देखो होता क्या है, जब तुम लेंस यूज करते हो तो दो प्रकार का कष्ट हो सकता है भाई इमेज में। जो इमेज बना था A''B'', उसमें दो तरह का खामी हो सकता है। क्यों? भूलो मत कि ये ग्लास का लेंस है, और ग्लास प्रिज्म की तरह भी काम कर सकता है। ग्लास मतलब क्या, नहीं समझे? मतलब क्या, जब लाइट इसके ऊपर आएगा तो हो सकता है उस लाइट का डिस्पर्सन हो जाए, थोड़ा सा लाइट जो आएगा उसका लाइट का डिस्पर्सन हो जाए। 7 कलर में नहीं पढ़े थे विबग्योर कि टूट जाए, और जब आंख में तुम्हारे डिस्पर्स होकर लाइट जाएगा तो तुमको कलरफुल दिखेगा। अब सोचो ना, ऐसे नेकेड आई से चांद को देख रहे हो तो भाई व्हाइट दिख रहा है, हल्का ब्लैक दिख रहा है। अब टेलीस्कोप से देखेंगे और रंग बिरंगा चांद दिखेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई ऐसे तो भाई व्हाइट है, अब कलरफुल थोड़ा दिखेगा तो अजीब लगेगा। कलरफुल क्यों दिखेगा? क्योंकि जब तुम ऐसे रखे तो व्हाइट लाइट हो सकता है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन हो जाए। लेंस भी एक तरह का ग्लास है, और जब व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होकर आंख में जाएगा तो हम लोग को कलरफुल दिख सकता है, रेटिना पे अलग अलग जाएगा तो डिस्पर्सन होके, तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। दूसरा बात देखो, दूसरा बात क्या है ना कि फोकस होता ही नहीं है। बात को समझना, इमेज जो है ना, अब जैसे पहले इसको समझा देते हैं। तुम लोग क्या जैसे ऐसे ये लेंस है और ऐसे लाइट आया, कहां कटेगा? फोकस पे। ये तो तुम लोग समझते हो, लेकिन ये सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए होता है। जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है, वो फोकस पे कटता है। लेकिन अब क्योंकि मैं बोला कि अब बहुत बड़ा लेंस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर द टेलीस्कोप लेंस का बात कर रहे हैं, कंपेयर करना है। अब उस पर लाइट जब पड़ेगा, मार्जिनल रेज है। मार्जिनल रेज होता है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर वाला रेज। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होता है उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, उसके लिए फोकस डिफाइंड है। लेकिन जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेज, उसके लिए फोकस नहीं होता है, सब रे इधर उधर कट जाएगा। मार्जिनल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के, अब पता चलेगा एक पॉइंट पे नहीं कटेगा, डिफरेंट पॉइंट पे, तो फिर फोकस नहीं होता है, कोमा होता है। वो कोमा बन जाता है गोल सा, जहां पे सारा लाइट कट रहा है। अब तुम बोलोगे इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जो इमेज बनता है लेंस के द्वारा, अब वो शार्प नहीं बन पाता है, सब टूटा फूटा बनता है। मान लो कि चांद एकदम गोल है, इमेज थोड़ा ऐसे बन गया, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, सारा रे अच्छा से इंटरसेक्ट नहीं कर पाया रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि फोकस नहीं होता है। तुम लोग सोचते हो फोकस सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए होता है, मार्जिनल रेस के लिए फिर सब इधर उधर कटेगा, कोमा होता है। तो शार्प रिफ्रैक्शन के बाद जो वर्चुअल इमेज बन रहा था वो शार्प नहीं बन पाएगा, उसके शेप में दिक्कत आ जाएगा। अब तुम सोचो ऐसे देखोगे चांद एकदम गोल, और टेलीस्कोप से देखोगे थोड़ा इरेगुलर रहेगा तो तुमको अजीब लगेगा। तो ये शेप से रिलेटेड जो डिफेक्ट है इसी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। क्लियर हो गया? तो तुमको बस डायग्राम है सिलेबस में और ये लिख लेना है, समझ में आ रहा होगा। ये तुमको एडवांटेज लिखना हमेशा आता है,
डायग्राम बनाने के लिए और एडवांटेज लिखने के लिए, तो तुम इसको लिख देना कि भाई एब्रेशन में डिफेक्ट होता है कलर से रिलेटेड, एक शेप से रिलेटेड, ठीक है। तो यही एडवांटेज है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का रिफ्रैक्टिंग के ऊपर। रिफ्रैक्टिंग कौन, लेंस वाला रिफ्रैक्टिंग हो गया, अब मिरर वाला रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो अब रिफ्लेक्टिंग का जमाना है, रिफ्रैक्टिंग का जमाना गया, मतलब अब टेलीस्कोप में मिरर इस्तेमाल होता है, लेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।